दोस्तों हम टॉपिक को आगे बढ़ते स्पाइन डिफॉर्मिटी की हम इसका टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। स्पाइन में जिसकी भी प्रॉब्लम है, स्पाइन की जितने भी प्रॉब्लम है उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्पाइन में आज हम बात करेंगे, यहाँ पर लंबर स्पाइन की बात करेंगे। लंबर स्पाइन की डिफॉर्मिटी, लंबर स्पाइन के अंतर्गत जो भी डिफॉर्मिटी है उसमें डिसेबिलिटी परसेंटेज और इम्पेयरमेंट असेसमेंट कितना मिल पाएगा, भारत सरकार के डिसेबिलिटी गजट या डिसेबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग, जो डिसेबिलिटी रूल भारत सरकार ने पारित किया 2016 में, उसी के अकॉर्डिंग डिसेबिलिटी ऑथराइज होती है। चाहे वो पैरामिलिट्री के सोल्जर हो या कोई सिविलियन पर्सन हो या वो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से पर्टेन करता हो, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डीएससी, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हो, तो डिसेबिलिटी रूल वही लागू होते हैं जो भारत सरकार ने 2016 में पारित किए गए हैं। सिर्फ मिलिट्री के अंतर्गत जो होता है उसको ब्रॉडबैंडेड सिस्टम किया जाता है, और जो पैरामिलिट्री के अंतर्गत भी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग वहां पर भी वही चीज है, सिर्फ वहां पर ब्रॉडबैंडेड सिस्टम होता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आगे बात करते हैं सीधे लंबर स्पाइन की। पहले समझते हैं कि लंबर स्पाइन क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं कि लंबर स्पाइन क्या होता है। मेरे दोस्तों, लंबर स्पाइन जो होता है हमारे पीठ के पीछे, यानी कि पीठ के निचले वाले हिस्से में, जिसको इस प्रकार की डिजीज होगी उसको पता होगा या डॉक्टर ने डायग्नोस किया है तो धीरे धीरे उसको पता लग जाता है। लंबर स्पाइन में पीठ के पीछे नीचे वाले हिस्से में हड्डियों का एक ग्रुप होता है या समूह होता है, और यह जो होता है पसलियों के पिंजरे और एक श्रेणी के बीच में बिल्कुल एक स्थित होता है। लंबर स्पाइन में कम से कम 5 यहाँ पर कशेरुक होते हैं या वर्टिब्रा होते हैं, और ये कशेरुकाएं जो होती हैं एक सुरंग को बनाती हैं जिसे स्पाइनल कैनल कहते हैं। तो मेरे दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा, और यहाँ पर जो है जो सुरंग से होकर जो है रीढ़ की हड्डी से गुजरता है। तो अब वर्टिब्रा की बात करते हैं, तो वर्टिब्रा में जो होते हैं 5 कशेरुक जो होते हैं, और शरीर के सबसे बड़े जो होते हैं सबसे बड़े ये कशेरुक होते हैं। कार्य क्या होता है, जो हमारा मेन प्रॉब्लम है, कहते हैं कि जो इस प्रकार की डिजीज वाले प्रॉब्लम होते हैं, चाहे स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस है, एक्जाइल की है, स्पॉन्डिलोलिसिस, सब एक ही है। और नंबर दूसरा एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, या रीढ़ की हड्डी की समस्या है, तो डॉक्टर हमेशा आपको बोलेगा कि अपने वेट को कंट्रोल करें। ट्यूमर की समस्या भी हो सकती है, या टीबी ट्यूबरोलोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है हमारे हड्डी के पीछे, तो अब यहाँ पर या पॉट स्पाइन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो बात करते हैं यहाँ पर कि उस डॉक्टर बोलेगा कि वेट कंट्रोल करें, क्योंकि वेट जब होता है हमारा, वेट को मैनेज करने वाला वही होता है जो हमारा लंबर स्पाइन होता है। तो वेट को कंट्रोल, बॉडी का वेट जो होता है उसको कंट्रोल करता है, तो यानी कि शरीर के वजन को सपोर्ट देता है या सहारा देता है, या कुल मिला के रीढ़ की हड्डी की सिक्योरिटी करता है, रीढ़ की हड्डी को सुरक्षा प्रदान करता है, और शरीर में कई तरह के हरकतों को करने की अनुमति देता है, उसको परमिशन देता है। ये इसका वर्क होता है। अब विकारों के लिए बहुत ज्यादा क्या है, संवेदनशील ये चीज है। अब बात करते हैं कि समस्याओं की बात करते हैं कि समस्या क्या क्या हो सकती है, क्योंकि हम डिसेबिलिटी परसेंटेज और इम्पेयरमेंट असेसमेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार की डिजीज में ये चीज इंक्लूड होंगी। बात करते हैं कि लंबर स्पाइन स्टोनोसिस की प्रॉब्लम होगी तो स्पाइन कैनाल जो होता है वो सिकुड़ जाता है। सिंपल सा फंडा है, जिसमें रीढ़ की हड्डी के नसों पर जो है यहाँ पर प्रेशर पड़ता है या दबाव पड़ता है। और नंबर दूसरा, लंबर स्पॉन्डिलोलिसिस की प्रॉब्लम में जब एज बढ़ जाती है उसके साथ, उम्र के साथ जो होती है हमारी कशेरुकाओं और डिस्क, जिसे हम लोग डिस्क कहते हैं, यानी कि उन डिस्कों का अधः पतन होता है। अब बात करते हैं कि डिस्क की जो डिजीज होगी, यानी कि डिस्क का जो रोग होगा, और रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में स्थित जो होता है डिस्क जो होता है उसमें उभर जाता है, मतलब सूज जाता है, या कुछ स्वेलिंग कह सकते हैं, या उभर जाता है, जिसको डॉक्टर सर्जरी करता है। तो डॉक्टर क्या कर सकता है सर्जरी में, दवाइयाँ करा सकता है, फिजियोथेरेपी करा सकता है, बैक प्रेसेस, इंजेक्शन इत्यादि, सर्जरी या इत्यादि, स्टेरॉइड इंजेक्शन दे सकते हैं इत्यादि इस प्रकार की, जिस पर अब बात समझते हैं दोस्तों। मेरा मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना है, क्योंकि आपको डिसेबिलिटी परसेंटेज और इम्पेयरमेंट असेसमेंट की बात कर रहा हूं, जो इस टॉपिक में कवर होने वाले हैं उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। जितना मैंने बता दिया, लंबर स्पाइनल स्टोनोसिस, लंबर स्पाइन, स्पाइनल कैनल का सिकुड़ना, रीढ़ की हड्डी, डिस्क, ये सब चीज हमने बताया।
ठीक है ना। पिछले वालों में मैं काफी चीज कवर कर चुका हूं, तो मेरा मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना है, बाकी आपको सलाह केवल डॉक्टर से लेनी है। डिजीज और उसको डायग्नोस किया है उसकी सारी सलाह आपको डॉक्टर से ही लेनी है। तो इन बातों को आप डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं। जैसे एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस है तो रिमोटोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तब भी आपका ट्रीटमेंट रिमोटोलॉजिस्ट करेगा। बाकी जो है आपकी रीढ़ की हड्डी के जो है अलग अलग डॉक्टर करते हैं, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सीधे कि इसकी डिसेबिलिटी परसेंटेज और इंपेयरमेंट असेसमेंट को समझते हैं। दोस्तों आप बात करते हैं, मैंने जब भी बोला कि इस प्रकार की डिजीज होती, चाहे वो एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस, स्पॉन्डिलोलिसिस, सेरोनेगेटिव आर्थराइटिस, एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस, जो भी इस प्रकार की डिजीज होती है, रीढ़ की हड्डी की समस्या होती है, मैंने आपको बताया कि आपकी डायग्नोस जिसको डॉक्टर ने किया है, जरूरी नहीं है कि आपको एक डिजीज हो, अगर ट्रीटमेंट नहीं सही नहीं होता है तो उसकी डिसेबिलिटी बढ़ते चली जाती है, या आपकी एक प्रकार की बीमारी है तो उसमें डिसेबिलिटी जितना मैं बता रहा हूं उतना नहीं होगा। उसके लिए आप मेरे पीछे की वीडियो देखें, यानी कि जो मैंने पहले बना दी है, यानी कि डॉक्टर हर चीज के बॉडी के हर पार्ट को चेक करेगा। ठीक है ना। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं आज लंबर स्पाइन की बात कर रहे हैं। तो लंबर स्पाइन में डॉक्टर लेगा आपका यहाँ पर स्कूबर टेस्ट या मॉडिफाइड स्कूबर टेस्ट लेगा। तो मॉडिफाइड स्कूबर टेस्ट को समझते हैं पहले, ये क्या होता है। मॉडिफाइड स्कूबर टेस्ट जो होता है ये एक प्रकार का फिजिकल एग्जामिन होता है जिसको आपका नर्सिंग असिस्टेंट करता है इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर, यानी कि स्पेशलिस्ट के सामने, आपका डॉक्टर के सामने नर्सिंग असिस्टेंट आपको मॉडिफाइड स्कूबर टेस्ट करेगा, फित्ता लेके करेगा, चेस्ट चेक करेगा, सामने डॉक्टर नहीं करेगा, डॉक्टर भी कर सकता है, ज्यादा डाउट होगा तो डॉक्टर देख रहा होगा सामने से। जिसका उपयोग क्या होता है, मुख्य रूप से जो हमारी लंबर स्पाइन होती है जिसे हम काट की रीढ़ भी कहते हैं, उसकी गतिशीलता को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। खासकर उन पेशेंटों में किया जाता है जिनको एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस या स्पॉन्डिलोलाइटिस या एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या होती है, ऐसे रोग होते हैं। तो बात करते हैं उनकी परीक्षण। इस एग्जामिन में रीढ़ की हड्डी जो होती है हमारी आगे की ओर झुक जाती है, यानी कि आगे की ओर बेंड हो जाती है। तो झुकने की कितना झुकने की क्षमता को जो है, रीढ़ की हड्डी आगे की ओर झुकने की क्षमता को यहाँ पर वो मापता है, नापा जाता है। इससे क्या होता है, परीक्षण की रोगी के पीठ के नीचे के हिस्से में दो यहाँ पर पॉइंट होते हैं, यानी कि PSI से 15 सेंटीमीटर ऊपर की ओर जो है यहाँ पर चिन्हित करता है इसको। गर्मी बहुत हो रही है तो बात करते हैं यहाँ पर, मैं आपको समझाऊंगा कि PSI IS क्या होता है और SI क्या होता है, इसको भी समझने की बात करेंगे। परीक्षा रोगी पीठ के निचले हिस्से पर दो बिंदु PSI से 15 सेंटीमीटर ऊपर की ओर इसको क्या करता है, चिन्हित करता है। समझ लेते हैं कि PSIS क्या होता है। सबसे पहले तो PSI समझते हैं, यानी कि हम इसको पोस्टीरियर बोलते हैं। पोस्टीरियर मतलब उठने बैठने का तरीका, या इन चीजों को अंग्रेजी का शब्द है। पोस्टीरियर सुपियर इलियाक स्पाइन इसको बोला जाता है। ये दो हड्डी के जो होते हैं उभार होते हैं, जिसमें पीठ के निचले हिस्सों के दोनों तरफ या हमारे बटक के ठीक ऊपर के साइड को होते हैं, कूल्हे के ऊपर होते हैं, या बटक या बम चाहे कुछ भी कह लो, या हिप कह लो, कुछ भी कह लो, उसके ऊपर होते हैं। अब बात करते हैं कि SI जिसे हम सैक्रोलाइक जॉइंट बोलते हैं, उसमें जो है SI जो है कूल्हे के दोनों तरफ होते हैं। जब भी आप इसका एक्सरे करते हैं डॉक्टर, तो पीछे देखा होगा आपने, तो पीठ के निचले हिस्से के दोनों तरफ, यानी कि हमारे कूल्हे या बटक या बम या हिप के ऊपर होते हैं। अब बात करते हैं कि SI क्या होता है। SI जोड़ों की जांच क्यों महत्वपूर्ण है, जॉइंट्स की महत्वपूर्ण है। आपने देखा जिसको इस प्रकार की प्रॉब्लम होती तो उनके निडल इंजेक्शन डॉक्टर उस जॉइंट में देता है, यानी कि उसका पेन राहत कम हो जाए। तो ऐसा ही जो होते हैं जोड़ पीठ के पीछे के निचले हिस्से में दर्द के जो होते हैं संभावित कारणों में से एक होते हैं, यानी कि दर्द होता है। और SI जोड़ की जो गतिशीलता होती है, दर्द की जांच करने के लिए डॉक्टर यहाँ पर PSIS की जांच करते हैं। PSIS समझ में आ गया आपको। PSI मैंने पहले ही बताया, PSIS क्या होता है, यानी कि कुल्हू के ऊपर होता है, जिसे हम पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन बोलते हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर जो होता है SI जोड़ के दर्द या गतिशीलता के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर PSIS के पास और आसपास के क्षेत्र को महसूस कर सकते हैं। अब जोड़ों की जांच कैसे की जाती है, रोगी को अपनी उंगली से पीठ के नीचे हिस्से पर दर्द वाले क्षेत्र को इंगित करने के लिए यहाँ पर कहा जाएगा
और अगर यह क्षेत्र जो होता है PSIS के पास या उसके आसपास होता है या असाई जोड़ के दर्द का यहाँ पर ये एक सिग्नल हो सकता है या संकेत हो सकता है। और उसी समय जो है परीक्षण एक हाथ से अस्टो स्पैन की प्रक्रिया, यानी कि आपने अस्टो आपको प्रॉब्लम होगा ये जो पीछे का होता है, तो यहाँ पर जो है PSIS को यहाँ पर टटोलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही रोगी मूल्यांकन की जारी तरफ के कूल्हे को जो है यहाँ पर मोड़ता है तो PSIS को सामान्य रूप से अस्टो के संबंध में पीछे और नीचे की ओर बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर असाई जोड़ के आसपास के क्षेत्रों को दबाकर या छूकर असाई जोड़ की शिथिलता को पता लगा लेता है। ठीक है ना, डॉक्टर को सब कुछ पता लग जाता है। और कुछ मामलों में डॉक्टर असाई जोड़ की जांच के लिए यहाँ पर एक्सरे करा सकते हैं या MRI इत्यादि भी कराते हैं। और ये आपका पता है कि आपको जब भी आपको प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर एक्सरे पक्का कराता है, हर 3 महीने में करा सकता है। आपका रिव्यू होगा 3 महीने में या 6 महीने में होता होगा जो इस प्रकार के डिजीज वाले हैं, तो यहाँ पर कर सकते हैं। PSI का जांच जो है असाई की गति और दर्द का पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण शारीरिक परीक्षण है, फिजिकल एग्जामिन है, जो पीठ के निचले हिस्से के दर्द में कारणों में पता लगाने के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों ये चीज थी। फिर उसके बाद क्या होता है मेरे दोस्तों, फिर रोगी के आगे की ओर झुकने के लिए कहा जाता है। डॉक्टर जैसे तुम कम झुके, डॉक्टर बोलेगा और झुक, नीचे झुक और झुक, ऐसे बोलेगा। और यहाँ पर जो होता है अंत में परीक्षक इन दोनों बीच की दूरी को यहाँ पर जो नर्सिंग असिस्टेंट होता है उसको नापता है डॉक्टर के सामने। ठीक है ना। और फिर क्यों किया जाता है ये भी जान लेते हैं। जो रीढ़ की हड्डी होती है उसकी गतिशीलता की सीमा को पता लगाने के लिए किया जाता है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस, आर्थराइटिस की समस्या वाले जितने भी रोगी हैं उनके रोगों के निदान और निगरानी में इसको हेल्प करता है। समय के साथ जो होता है, एज के साथ जो होता है, रीढ़ की हड्डी की गतिशीलता में या बीमारी बढ़ गई तो वहां पर गतिशीलता में उसकी कमी की निगरानी के लिए ऐसा किया जाता है। तो स्कूबा टेस्ट का जो इंपॉर्टेंस है वो इंपॉर्टेंस इस प्रकार है कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस, आर्थराइटिस के पेशेंट जितने भी इस प्रकार की डायग्नोसिस या डिजीज है रीढ़ की हड्डी की समस्या वाले, उनके यहाँ पर उनके कार्यात्मक दुर्बलताओं की मात्रा को निर्धारित करने में ये मदद करता है। और रीढ़ की हड्डी में गति के सीमा को मापने के लिए एक सटीक और एक नवीनतम प्रयोग ये किया जाता है। और इसे कभी कभी जो है यहाँ पर मॉडिफाइड या कह सकते हैं उल्फसन मॉडिफाइड स्कूबा टेस्ट भी इसे कह सकते हैं, इसके रूप में भी इसको जाना जाता है कहीं कहीं पर। और यहाँ पर जो है हमेशा डॉक्टर जब भी कराता है आपका ओपिनियन लिखा जाता है तो वहाँ पर फैमिली हिस्ट्री के बारे में पक्का पता किया जाता है। ह्यूमन एंटाइजिन चेक होता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अचले B27 पॉजिटिव और निगेटिव। बहुत सारों को डाउट रहता है कि अचले B27 पॉजिटिव है तो मेरी बीमारी बड़ी है या ठीक नहीं हो सकता, ये इत्यादि वो भ्रम है। अचले B27 पॉजिटिव का मतलब है कि जो भी डिजीज है वो बीमारी है आपको ज्यादा हार्मफुल कर सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि अचले B27 है निगेटिव है, क्योंकि आपकी बटालियन के अंतर्गत 800 की नफरी है या किसी बंदे में 500 की नफरी में है, वो जरूरी है कि वो जो है अचले B27 पॉजिटिव ज्यादा हो सकते हैं, निगेटिव कम हो सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि जो पॉजिटिव है उनको बीमारी है, वो फिट है, लेकिन जिनको बीमारी है इस प्रकार की तो अचले B27 पॉजिटिव उसको हार्मफुल करेगा। ये जरूरी नहीं है कि अचले B27 पॉजिटिव वाले को जो है यहाँ पर डिसेबिलिटी परसेंटेज मिलेगा और उसको डिसेबिलिटी मिलेगी, या अचले B27 वाले को मिलेगी, अचले B27 को पॉजिटिव नहीं मिलेगी, तो दोनों को मिलेगी। आगे बात करते हैं सीधे। तो पारिवारिक चिकित्सा को पूछा जाता है। फिजिकल एग्जामिन क्या आता है, भौतिक चिकित्सा जिसे हम बोलते हैं फिजिकल यहाँ पर इलाज किया जाता है। और उसके पुनर्वास या इसको रिमोटोलॉजी के रूप में इसको कहते हैं कि रिमोटोलॉजी का स्पेशलिस्ट जो होता है उसको ये रिमोटोलॉजी ही इसको इलाज करता है। लगभग विशेष रूप से जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस वाली समस्या वाले हैं, लेकिन दर्द या जन्मजात विसंगतियां भी हो सकते हैं, किसी का ह्यूमन इसको सारे पारिवारिक समस्याएं भी हो सकती हैं। और आपको पता है कि जो पारिवारिक वाले हैं उसका भी फौज में जांच किया जाता है। और गति के कारण भी यहाँ पर ये इन चीजों को यहाँ पर ये पॉजिटिव भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है। दोस्तों फिर बता रहा हूँ कि मेरा मकसद सिर्फ आपको डिसेबिलिटी रूल्स और डिसेबिलिटी परसेंटेज इंपेयरमेंट असेसमेंट के अकॉर्डिंग जो इसमें बताया गया है और जो हमने फौज के अंतर्गत जो कुछ सीखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ज्यादा जानकारी के लिए आपको यहाँ पर डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। डिसेबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जो हमारा मॉडिफाइड स्कूबा टेस्ट की बात कर रहे थे, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर से अगर 4 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर से ज्यादा हो पा रहा है तो यहाँ पर निर्भटा सन्नाटा होगा, यानी कि देयर इज नो डिसेबिलिटी परसेंटेज और इंपेयरमेंट असेसमेंट। यदि 3 और 4% के बीच में अगर आ रहा है तो यहाँ पर 5% डिसेबिलिटी परसेंटेज या इंपेयरमेंट असेसमेंट होगा। अगर 2 से 3% के बीच 2 से लेकर
3 सेंटीमीटर के बीच में अगर आ रहा है तो यहाँ पर 10% डिसेबिलिटी परसेंटेज या इंपेयरमेंट असेसमेंट की होगी, और 1 से लेकर 2 गैप के बीच में है तो यहाँ पर 15% डिसेबिलिटी परसेंटेज या इंपेयरमेंट असेसमेंट स्कूबा टेस्ट में, और 1 या 1 सेंटीमीटर से या उससे कम के बीच में हो रहा है तो यहाँ पर 20% डिसेबिलिटी परसेंटेज या इंपेयरमेंट असेसमेंट की होगी। तो दोस्तों फिर बात करता हूँ कि लंबर स्पैन में मॉडिफाइड स्कूबा टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें इंपेयरमेंट असेसमेंट की बात हो रही है। डिसेबिलिटी परसेंटेज 4 सेंटीमीटर से, अगर 4 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा है तो कोई परसेंटेज नहीं होगा, और अगर 3 से लेकर 4 सेंटीमीटर के बीच में है तो 5% डिसेबिलिटी परसेंटेज या इंपेयरमेंट असेसमेंट, 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर के बीच में है तो यहाँ पर 10% डिसेबिलिटी, और 3 से 4 है तो 5%, और 1 से 2 है तो 15%, और 1 या 1 से नीचे है तो 20% यहाँ पर डिसेबिलिटी परसेंटेज और इंपेयरमेंट असेसमेंट होगा। दोस्तों ये थी अभी तक की जानकारी, और स्पाइन की डिफॉर्मिटी को हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब ये कंप्लीट होने वाला है, सिर्फ एक टॉपिक और बच गया। आगे हम और भी टॉपिक काफी सारे आएंगे, और अगर आपको ये जानकारी अगर हमारी पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स को पिन करें, और हमारे वीडियो को शेयर करें। बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मुलाकात होगी। भारत माता की जय।